हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिसमें लोग लगातार गलतियां कर रहे हैं। जो बात आज हम करने वाले हैं ये आपके डीवी केस पर, आपके मेंटेनेंस केस पर, आपके डाइवोर्स केस पर या अन्य किसी भी केस पर लागू होती है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम बहुत सारे वीडियोस देख करके या फिर आर्टिकल्स पढ़ के नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें उस बारे में पता नहीं होता और अगर कोई गलती हो जाए तो फिर उसकी कोई रिकवरी नहीं होती। अब देखिए, आप लोगों ने कई बार सुना या जाना या महसूस भी किया होगा कि जो मेंटेनेंस केस होते हैं उनमें अगर आप डीले करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों, मेंटेनेंस केस में या डीवी केस में लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसमें तो मेंटेनेंस बंधना है, तो ऐसा करते हैं, इसको जितना डिले हो सकता है करते हैं, सामने वाला फ्रस्ट्रेट होगा, जो चीज़ बहुत हद तक सही भी है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है। अब इसके लिए उनको फॉर्मूला ये बताया जाता है उनके सलाहकारों के द्वारा कि ऐसा है कि आप जो है नोटिस जितना हो सकता है डिले करो, कुछ भी टैक्टिक लगा करके कोर्ट में ये एक्नॉलेजमेंट पहुंचा दो कि आपको नोटिस नहीं मिला है। अब लोग इसी प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन होता है क्या है कि चूंकि वो कोर्ट में तो आ नहीं रहे होते, तो वो सोचते हैं कि हमने तो नोटिस रिसीव ही नहीं किया तो पीछे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन वहां क्या होता है, किसी भी तरीके से आपकी तामीलें दिखा दी जाती है, यानी आपको एक्नॉलेजमेंट का पता नहीं था और वहां पे आपकी तामीलें दिखा दी गई। अब तामीलें दिखा दी गई तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर हो गया। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए जब ऑर्डर हो गया तो आपने सोचा बस अब ठीक है, अब सही मौका है, अब मैं कोर्ट में अपियर होता हूं और कोर्ट में अपियर होकर के मैं एक सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाऊंगा। यहां तक की कहानी तो सबको पता है, ट्विस्ट इससे आगे आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डीवी का केस है और आपने काफी नॉलेज गेन करके ये डिसाइड किया है कि इस डीवी के केस में मैं डिसमिसल एप्लीकेशन फाइल करूंगा या डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करूंगा। और आपको पता है कि इस प्रकार की एप्लीकेशन अगर आप शुरू में कोर्ट में लगाते हैं तो ही चलती है, अगर आपका एक बार ट्रायल शुरू हो जाता है तो फिर कोर्ट इस प्रकार की एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं करता है, या फिर आपका एंट्री मेंटेनेंस से लग जाता है तो बात ही खत्म हो जाती है। अब ऐसे मामलों में जहां आपके ऊपर केस हुआ है, आप पहली या दूसरी डेट पे अपेयर हो जाते हैं और आप डिस्चार्ज या डिसमिसल का एप्लीकेशन देते हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आती। वहां तो क्या होता है, आपके डिस्चार्ज और डिसमिसल एप्लीकेशन की कॉपी उनको रिसीव कराई जाती है, उनको जवाब देने को बोला जाता है और उसको डिसाइड किया जाता है। वहां तो कोर्ट आपके लिए फिर भी इस पे पॉजिटिव रहती है, क्योंकि कॉमन प्रैक्टिस तो नहीं है, अधिकतर लोग तो नहीं लगाते, मैक्सिमम लोग तो क्या करते हैं, सीधा ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। अब आपने दो एडवाइस को एक साथ फॉलो कर लिया, यानी पहली एडवाइस ये कि आपको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है, तो आप मन में लगा के सोच के बैठे हो कि मैं तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन या डिसमिसल की एप्लीकेशन फाइल करूंगा। और दूसरी एडवाइस किसी और की आपने फॉलो कर ली, जिसने ये कहा था कि जितना लेट कर सकते हो करो। दोनों ही एडवाइस अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आपने दोनों को एक साथ लागू किया और क्या करा, खिचड़ी बना दी। कैसे बना दी, अभी कल एक मामला आया था, मैं आपको बताता हूं। और जनरली भी ये चीज सब पर लागू होती है। देखिए कैसे, आप वहां पे गए ही नहीं, आपने पहली किसी व्यक्ति की एडवाइस फॉलो करी, आप वहां गए ही नहीं और जितना लेट हो सकता था आपने किया, ठीक। उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो गया। अब आप चले गए और जाकर के आपने एक सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा दी। अब कोर्ट को सेट असाइड की एप्लीकेशन को डिसाइड करना है, जिसके लिए दूसरी पार्टी ने अपना ऑब्जेक्शन भी दे दिया। अब आपका कहना है कि साहब, अगर ये एक्स पार्टी सेट असाइड हो जाएगी तो क्या अब मैं जाकर के डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा दूं? भाई साहब, पहले ही आप 1 साल की देरी कर चुके हो, कोर्ट वैसे ही आपके लिए नेगेटिव है। और अब जब आप सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाओगे तो प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या होता है, पहले तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, 500, 1000, 2000, 5000, जो भी कोर्ट सही समझेगी, और आपको एक डेट दी जाती है कि इस तारीख पे आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करो। अब यदि उस तारीख पे जाके आप डिस्चार्ज फाइल करोगे ना, तो कोर्ट बहुत भयंकर तरीके से आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कोर्ट कहेगा एक तो आप गलती करते हो, कोर्ट में नहीं आते, फिर सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाते हो, वो जुर्माने पे मंजूर होती है, और अब फिर आके डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दे रहे हो, आपकी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इस पे बहस करने वाली कोई बात नहीं है, जो होता है वो बता रहा हूं। अब मानो ना मानो वो आपकी मर्जी। यानी कहने का मतलब, अगर आप डिस्चार्ज या डिसमिसल के बारे में विचार करते हो कि आपको लगानी है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप पहले एक्स पार्टी करा लें, फिर सेट असाइड कराएं और उसके बाद फिर डिसमिसल दें। नहीं, फिर आपको एक डेट, चलो पहली डेट पे नहीं जाते, दूसरी पे चले जाओ, जाके अपना डिस्चार्ज फाइल करो। जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, कई वीडियो में आपको बताया कि पहले डिस्चार्ज फाइल करेंगे, पॉजिटिव निर्णय आता है तो ठीक है, नेगेटिव आता है तो उसको सेशन में चैलेंज करेंगे और आप उसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जा सकते हो और स्टे लेने की भी कोशिश कर सकते हो। तो वो जो प्रक्रिया है ना, वो जो पूरा मेथड है, वो तब चलेगा, तब काम करेगा जब आप पहली डेट, पहली नहीं तो दूसरी डेट पे अपियर होकर इस काम को करते हो। ऐसा नहीं कि साल भर तक आप गए नहीं, केस आपका एक्सपार्टी हो चुका है, आप सेट असाइड लगाने के बाद आप सोच रहे हो मैं डिस्चार्ज या डिसमिसल डालूंगा, बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही कल एक व्यक्ति के साथ हुआ जो कि बाहर मुल्क में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे किसी को हायर किया था और वो पहले से ही वीडियोज वगैरह देख रहे थे और उन्हें डिस्चार्ज और डिसमिसल की नॉलेज थी, लेकिन गलती क्या कर दी, डिस्चार्ज और डिसमिसल लगाया ही नहीं। मतलब उन्होंने बोला होगा अपने सलाहकार को, उन्होंने नहीं लगाया। और अब उनका जो केस था
वो नो से पे चला गया। अब नो से का मतलब है आप अपना रिप्लाई फाइल नहीं कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, उस पर बहस करोगे कि हमें रिप्लाई फाइल करने की अपॉर्चुनिटी दो। मान लो कोर्ट ने जुर्माना लगा के आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, तो उस अपॉर्चुनिटी पे ऐसा नहीं है कि अब आप डिस्चार्ज या डिसमिसल जा करके फाइल कर दोगे। अब आपको रिप्लाई ही फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर्ट आपके लिए एडवर्स एक्शन ले सकती है। तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ तब हुई दोस्तों जब आप कई सारी चीजों को मिक्स कर देते हो। हर एक चीज का एक एंगल है, एक पर्सपेक्टिव है, और ये इतना ब्रॉड है कि कितना समझाएं और क्या क्या समझाएं। फिर भी जो चीज हमारे सामने आती है हम कोशिश करते हैं वो आपके सामने रख दें एज इट इज, ताकि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो उससे हेल्प मिल जाए। लेकिन ये किसी भी स्टेज पे हो सकता है, इसलिए बहुत ही बुद्धिमानी से, विवेक से आपको चलना होता है और लाइटली चीजों को बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी और आप इस गलती से भविष्य में बचेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।